स्टूडेंट, आज हमारा शिक्षा आयोग या कोठारी कमीशन है। आज हम इसके बारे में देखेंगे। इसका टाइम आप लोग देख लीजिए, 1964 से 1966। तो ये हमारा फोर्थ आयोग है या कमीशन है, जो कि बहुत ज़रूरी है। मैंने आप लोग को बताया था कि हमारे ये 4 आयोग से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, चाहे वो हंटर आयोग हो, मुदालियार आयोग हो, या राधा कृष्णन आयोग हो, या कोठारी कमीशन हो। तो इसके बारे में मैं चारों के बारे में आप लोग को पहले भी बता चुकी हूँ। हंटर आयोग के अध्यक्ष सर विलियम हंटर थे, तो इन्हीं के नाम पे इसका आयोग का नाम हंटर आयोग पड़ा है। मुदालियार आयोग या फिर माध्यमिक शिक्षा आयोग, तो इनके अध्यक्ष थे डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियार, तो इन्हीं के नाम पे इस आयोग का नाम भी मुदालियार आयोग पड़ा है। ऐसे ही राधा कृष्णन, तो इनके अध्यक्ष थे सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन, तो उनके नाम पर ये राधा कृष्णन आयोग पड़ा है। और कोठारी कमीशन या फिर कोठारी आयोग, तो इनके अध्यक्ष थे DS कोठारी। तो इन चारों ही आयोग में से क्वेश्चन फंस जाते कभी कभी, तो आइए हम उसी के बारे में देखेंगे। आज हमारा ये फोर्थ आयोग है, जो कि कोठारी कमीशन या शिक्षा आयोग के नाम से हम लोग जानते हैं इसे। तो इसमें क्या था, जैसा कि मैंने बता दिया कि कोठारी कमीशन का टाइम 1964 से 1966 है, और इसके अध्यक्ष डॉक्टर DS कोठारी थे। इसके अध्यक्ष DS कोठारी थे, तो उन्हीं के नाम पे इसका नाम कोठारी कमीशन पड़ा। सन 1882 से सन 1952 तक भारत के 5 आयोगों की नियुक्ति हुई। भारत में 5 आयोगों की नियुक्ति हो चुकी थी। इनमें से क्या था, अंतिम जो राधा कृष्णन और मुदालियार कमीशन थे, इनकी नियुक्ति स्वतंत्र भारत में हुई थी। मतलब जो 1882 से 1952 तक 5 आयोगों की नियुक्ति हुई थी। और इनमें से जो लास्ट के 2 आयोग थे, राधा कृष्णन और मुदालियार, ये स्वतंत्र भारत में इनकी नियुक्ति हुई थी। इन दोनों कमीशनों ने शिक्षा के लगभग सभी अवयवों को दोष मुक्त करने एवं सुदृढ़ बनाने के लिए अनेक बहुमूल्य सुझाव दिए। इन्होंने शिक्षा को इतना सुदृढ़ बनाने की कोशिश की कि बहुत ज़्यादा, और उसको उसके बारे में दोष मुक्त करने के लिए बहुत सारे बहुमूल्य सुझाव दिए। भारत सरकार ने बहुत समय तक सोच विचार भी किया उन सुझावों पर, बहुत सोच विचार किया, और उनमें से कुछ सुझावों को क्रियान्वित किए जाने का भी आदेश दे दिया। सुझावों को क्रियान्वित किए, जो सुझाव थे उनको क्रियान्वित करने के कुछ समय बाद ही, जो सुझाव थे उन पे गौर भी किया गया, और जब उन सुझावों को एक योजना के तहत उन्हें एक क्या बोलते हैं उसे, एक योजना के तहत उन सुझावों को लागू भी किया गया, तो उसके कुछ समय बाद सरकार ने 1964 में शिक्षा आयोग नामक एक हंटर कमीशन की नियुक्ति की। शिक्षा आयोग या फिर हंटर कमीशन की नियुक्ति की। जो शिक्षा आयोग है उसको हम हंटर कमीशन के नाम से भी जानते हैं। तो जब ये सुझाव उन्हें मिले, सरकार को मिले, ये इन्होंने सुझाव दिए थे और उसे क्रियान्वित किया, और उसके बाद एक 1964 में शिक्षा आयोग या फिर हंटर कमीशन की नियुक्ति की, और उस पर 15 लाख रुपए से अधिक की धनराशि खर्च कर दी। जो शिक्षा आयोग बनाया या हंटर कमीशन बनाया, उसकी नियुक्ति की, तो उसमें उन्होंने 15 लाख से अधिक की धनराशि खर्च कर दी। सरकार ने राधा कृष्ण और मुदालियार आयोग के सुझावों को क्रियान्वित किए जाने के परिणामों को देखने की प्रतीक्षा भी नहीं की। जो इन्होंने सुझाव दिए और उस पर योजना बनाई और उसे क्रियान्वित किया, और उस पर इतने रुपए भी लगाए, उन्होंने 15 लाख के करीब इन्होंने रुपए लगा दिए, तो उन सुझावों का कुछ तो परिणाम आता। तो उसे देखे बिना ही, इन्होंने इंतजार भी नहीं किया कि उसके क्या परिणाम हो रहे हैं, उन्हें देखे बिना ही बिना किसी कारणों से, कुछ कारण भी नहीं थे, फिर भी उन्होंने परिणाम भी नहीं देखा, तब भी इन्होंने ये कदम उठा दिए कि नई नीति या नया कमीशन की नियुक्ति कर दी एक तरह से। ठीक है, लेकिन थोड़ा इंतजार करना चाहिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं, तो कुछ नहीं इन्होंने। उसके बाद क्या हुआ कि ये जो आयोग है
हंटर कमीशन, सॉरी हंटर नहीं, ये कोठारी कमीशन और शिक्षा आयोग, तो इसके क्या थे, 17 इसमें सदस्य थे, जिनमें 6 सदस्य ऐसे थे जो कि बाहर के थे, जो कि अन्य देश के थे, और वो शिक्षा विशेषज्ञ थे। इस आयोग में जो शिक्षा आयोग है या कोठारी कमीशन है, इसमें कितने सदस्य थे, 17 सदस्य, उसमें 6 सदस्य अन्य देशों के शिक्षा विशेषज्ञ थे। आयोग के जांच के विषय जो थे, वो आयोग भारत सरकार को शिक्षा के राष्ट्रीय स्वरूप और उनके सब स्तरों और नीतियों के विषय से जो परामर्श देगा, विषय, एक मिनट क्या था इसका, आयोग भारत सरकार के शिक्षा के जो राष्ट्रीय स्वरूप और उनके सब स्तरों एवं पक्षों पर शिक्षा के विकास के लिए सामान्य सिद्धांतों और नीतियों के विषय से परामर्श देगा। आयोग को चिकित्सा या कानून की शिक्षा की समस्याओं की जांच करने की भी आवश्यकता नहीं है, पर इन समस्याओं के उन पक्षों की जांच कर सकता है जो व्यापक जांच की नज़र से या दृष्टि से आवश्यक हो। मतलब जरूरी नहीं है, लेकिन वो जांच कर सकता है। शिक्षा आयोग को अपनी रिपोर्ट 31 मार्च 1900 जो शिक्षा आयोग है, या ये हंटर कमीशन ही निकल रहा है, कोठारी कमीशन है, तो इसे अपनी जो रिपोर्ट देनी थी वो 31 मार्च 1966 तक प्रस्तुत करने का आदेश दिया था, पर वो कर नहीं पाई और कुछ भी कठिनाइयां रहीं, उसकी वजह से वो अपनी रिपोर्ट निर्धारित टाइम पर नहीं कर पाई। उससे लगभग 3 महीने बाद, यानी कि 29 जून को उसने अपनी रिपोर्ट 1966 में ही उसने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार के जो शिक्षा मंत्री थे MC छागला के सामने प्रस्तुत की। ये जो रिपोर्ट थी ये 700 पेज की थी। ये रिपोर्ट जो कोठारी कमीशन वाली जो रिपोर्ट थी वो 700 पेज की थी और इसके ये 3 भागों में बटी हुई थी। इसको शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति के नाम से हम जानते हैं। अब हम देखेंगे आयोग की नियुक्ति के कारण व प्रयोजन, इसके बारे में हम देखेंगे। आइए इसे देखते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है। आयोग की नियुक्ति के कारण क्या थे और उसका प्रयोजन क्या था, तो ये देखिए, ये दिया हुआ है, आगे देख लेते हैं इसमें। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय में ही भारत सरकार ने अपने देश की लोकप्रिय परंपराओं एवं आधारभूत मान्यताओं और आधुनिक समाज की आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के विकास के प्रति पर्याप्त ध्यान दिया है। इस दिशा में कुछ कार्य भी किया गया है, पर सामान्यतः समय की मांगों के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का विकास नहीं हुआ है। शिक्षा के अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अब भी विचार एवं कार्य में महान अंतर विद्यमान है। तो ये इसका कारण है, आप लोग देख लीजिए। दूसरा है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से ही देश की आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति में शिक्षा के महत्वपूर्ण स्थान को स्वीकार किया गया है। शिक्षा ही सच्चे लोकतंत्र समाज का निर्माण कर सकती है। शिक्षा ही राष्ट्रीय एकता को संभव बना सकती है। शिक्षा ही व्यक्ति को श्रेष्ठता एवं पूर्णता की अनंत खोज के लिए प्रेरणा दे सकती है। इन सब बातों को ध्यान में रखकर अब यह अनिवार्य समझा जाने लगा कि शिक्षा के संपूर्ण क्षेत्र की जांच की जाए, जिसके फलस्वरूप कम से कम संभव समय में एक ऐसी संतुलित एवं संगठित राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का विकास किया जा सके जो राष्ट्रीय जीवन के सब क्षेत्रों को महत्वपूर्ण योगदान दे। मतलब इनका मानना था कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि वो एकता, जो देश की एकता को बनाए रखे, व्यक्ति को श्रेष्ठ एवं पूर्णता की अनंत खोज के लिए प्रेरणा दे सके। मतलब इस तरह की शिक्षा उन्होंने बताई थी। आगे देखते हैं, आप लोग समझ लीजिए, इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से ही भारत ने
राष्ट्रीय विकास के नवयुग में प्रवेश किया है। इस युग में भारत के लक्ष्य हैं न केवल शासन वरन जीवन के ढंग में भी निरपेक्ष लोकतंत्र की स्थापना, जनता की निर्धनता की समाप्ति, कृषि का आधुनिकीकरण एवं उद्योगों का शीघ्र विकास करना, सब व्यक्तियों के रहन सहन के स्तर का उन्नयन, आधुनिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का प्रयोग और परंपरागत आध्यात्मिक मूल्यों से उनका समन्वय, समाजवादी ढंग से समाज की स्थापना करके धन का उचित वितरण और सब व्यक्तियों को शिक्षा, रोजगार एवं सांस्कृतिक प्रगति के लिए अवसरों की समानता। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षा का सबसे अधिक शक्तिशाली साधन माना जाने लगा। किंतु शिक्षा इन लक्ष्यों की प्राप्ति में तभी सहायता दे सकती है जब उसके परंपरागत स्वरूप में आमूल परिवर्तन कर दिया जाए और उसमें आधुनिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाए। फोर्थ है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से ही सब स्तरों पर शिक्षा का असाधारण विस्तार हुआ है, किंतु इस विस्तार के समय बावजूद शिक्षा के अनेक अंगों के संबंध में व्यापक असंतोष है। उदाहरणार्थ 14 वर्ष की अवस्था तक के सब बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। जनसाधारण की निरक्षरता का समाधान नहीं किया गया है। माध्यमिक स्कूलों में, विश्वविद्यालयों में शिक्षा के स्तरों का पर्याप्त उन्नयन नहीं किया गया है। माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा में पाठ्यक्रमों का विभिन्नीकरण की योजना को पूर्ण नहीं किया गया, जिसके फलस्वरूप एक ओर शिक्षित व्यक्तियों की बेरोजगारी पहले से अधिक हो गई है और दूसरी ओर उनके उद्योगों एवं व्यवसायों के लिए प्रशिक्षित व्यक्तियों का अत्यधिक अभाव है। शिक्षकों के वेतन एवं कार्य की दशाओं में वांछनीय परिवर्तन नहीं किए गए हैं। शिक्षा की अनेक महत्वपूर्ण समस्याओं पर अब भी तीव्र विवाद चल रहा है। संक्षेप में, जिस गति से शिक्षा की संख्यात्मक उन्नति हुई है उस गति से गुणात्मक उन्नति नहीं हुई है। इसके अलावा शिक्षा की गुणात्मक उन्नति के लिए निर्धारित की जाने वाली नीतियों और निश्चित किए जाने वाले कार्यक्रमों को संतोषजनक ढंग से क्रियान्वित नहीं किया गया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से ही भारत सरकार का दृढ़ विश्वास था कि शिक्षा राष्ट्रीय प्रगति एवं कल्याण का आधार है। सरकार का यह भी दृढ़ विश्वास है कि देश एवं जनता का जितना हित शिक्षा से हो सकता है उतना किसी अन्य वस्तु से नहीं हो सकता। सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के सब साधनों का प्रयोग करने का और इन पर अधिक से अधिक धन व्यय करने का निश्चय कर लिया है, पर यह तभी किया जा सकता है जब शिक्षा का आधार उत्तम एवं प्रगतिशील हो। सरकार ने शिक्षा को इस आधार पर प्रतिष्ठित करने का दृढ़ संकल्प किया है। भारत में राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का विकास करने के लिए शिक्षा के महत्वपूर्ण क्षेत्र की जांच की जानी आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा प्रणाली के सब अंग एक दूसरे पर शक्तिशाली प्रतिक्रिया करते हैं और प्रभाव भी डालते हैं। उत्तम माध्यमिक विद्यालयों के बिना शक्तिशाली और एवं प्रगतिशील विश्वविद्यालय की नहीं हो सकते, और माध्यमिक विद्यालय तभी उत्तम हो सकते जब प्राथमिक विद्यालय कुशलतापूर्वक कार्य करें। ये तो है ही, जब प्राथमिक विद्यालय सही होंगे तभी माध्यमिक विद्यालयों का कोई महत्व रह जाएगा, नहीं तो जब प्राथमिक विद्यालय ही नहीं सही होंगे तो माध्यमिक विद्यालय का कोई महत्व नहीं। अतः आवश्यक है कि शिक्षा के विभिन्न अंगों एवं स्तरों की अलग अलग जांच करके शिक्षा के संपूर्ण क्षेत्र की जांच की जाए। उक्त प्रस्ताव के अंत में लिखा गया है, पिछले समय में अनेक आयोगों एवं समितियों ने शिक्षा के सीमित क्षेत्रों एवं विशिष्ट अंगों का सर्वेक्षण किया है। इसके विपरीत अब संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का सूक्ष्म सर्वेक्षण किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा का अर्थ मैंने आपको पहले बता दिया है कि 6 से 12 क्लास तक की शिक्षा को माध्यमिक शिक्षा कहा जाता है। आप लोग को पता ही होगा, जिन्हें नहीं पता उनके लिए दोबारा बता दिया मैंने। तो ये थे हमारे आज के कोठारी कमीशन के आयोग की नियुक्ति के कारण व प्रयोजन। तो ये आप लोग अच्छे से देख लीजिए, और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए।
ये बहुत ही ज़रूरी टॉपिक हैं जो मैं आप लोग को बता रही हूँ, क्योंकि पहले मैं जिस तरह से पढ़ाती थी तो उसमें क्या होता था कि टाइम बहुत लगता था और हमारे टॉपिक कम आ पाते थे, जो कि एग्ज़ाम पास आ जाते थे। अब मैंने जो टॉपिक कॉमन है, जो हर बार आते हैं, तो वो टॉपिक पहले लेना शुरू कर दिया है। और ये हर एग्ज़ाम में जितने भी हैं कंपटीशन के लिए फेस करते हैं जो लोग, उनमें ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। बाकी ये यूपी टेट हुए, सी टेट हुए, ये तो इनमें तो ज़रूर ही क्वेश्चन फंस जाते हैं। तो आप लोग अच्छे से देख लीजिए। सुपर टेट में भी इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, खैर, लेकिन ये है कि ये इन एग्ज़ाम में तो ये बहुत ज़रूरी हैं। तो आप लोग अच्छे से देख लीजिए। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।